Hello, students. Today we will continue our series on international economics. और आज हम देखेंगे इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशंस एंड एग्रीमेंट्स कि इंटरनेशनली जो ट्रेड के बारे में एग्रीमेंट्स हुए हैं, नेगोशिएशंस हुए हैं, धीरे धीरे कैसे आज जो हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं वो कैसे आई, उसके पीछे की स्टोरी क्या है, कैसे कैसे ये चीज़ें डेवलप होना शुरू हुई वर्ल्ड वाइड। तो उस चीज़ के बारे में आज हम देखेंगे। तो बात शुरू होती है ग्रेट डिप्रेशन से। ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन में क्या हुआ, कंट्रीज़ ने बहुत एग्रेसिवली रिएक्ट किया और क्या लगा, हैवीली इंक्रीजिंग टैरिफ्स एंड इंस्टीट्यूटिंग कोटाज टू प्रोटेक्ट दियर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन आ रहा था तो कंट्रीज़ ने क्या किया, बहुत ही एग्रेसिवली रिएक्ट किया इसके अगेंस्ट में। और इसके लिए जो ग्लोब है वो डिवाइड हुआ ब्लॉक्स में। कौन से ब्लॉक्स? कंपीटिंग ट्रेड ब्लॉक्स। ठीक है, ट्रेड ब्लॉक्स में दुनिया बट गई। और इकोनॉमिस्ट का व्यू पॉइंट क्या था कि इकोनॉमिस्ट वाइडली बिलीव दीज पॉलिसीज विल वर्सन द ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न। जो इकोनॉमिक डाउनटर्न हुआ है, डिप्रेशन जो आया है, ये पॉलिसीज़ उसको और ज़्यादा बढ़ाएंगी। ठीक है, और फिर जो हमने देखा ये सच भी हुआ। ग्रेट डिप्रेशन और इन पॉलिसीज़ ने कंट्रीब्यूट किया किसको? जियोपॉलिटिकल टेंशन्स को बढ़ाया और वर्ल्ड वॉर सेकेंड की तरफ ले गया। ये भी एक कॉज था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के होने का। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ, फिर आईटीओ बनाया गया, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक बिल्कुल फेलियर रहा। वो अब इसकी कहानी क्या है इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, यहाँ से समझते हैं। जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हुआ, यूएसए और यूके दो तब की इमर्जिंग इकोनॉमीज़ थी। इन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल एफर्ट्स के ज़रिए यूएन को डिज़ाइन दिया, किसके लिए? स्टेबल ग्लोबल फाइनेंशियल एंड ट्रेड आर्किटेक्चर। ठीक है, यूएन के ज़रिए इन्होंने ये किया। और क्या हुआ इसकी कहानी समझते हैं, यूएन के ज़रिए कैसे हुआ। तो पहले समझते हैं कि 1 जुलाई से 22 जुलाई 1944 को क्या हुआ। एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसको आपने सुना होगा, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, वाशिंगटन डीसी में हुई, जहाँ पे 44 नेशंस आए। और 44 नेशंस जैसे आए तो उन्होंने ग्लोबल ट्रेड के लिए, या जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड की वजह से जो तबाही मची थी उसको पूरी वर्ल्ड को डेवलप करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए। ठीक है, उनमें से इनिशिएटिव्स क्या थे इस ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के? जैसे ही पहला था इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड बीओपी क्राइसिस सिस्टम। क्योंकि बहुत सारे नेशंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद फ्रीडम ले रहे थे कॉलोनियलिज्म से, तो वो क्या बहुत अंडर डेवलप्ड थे। दूसरे, वर्ल्ड वॉर सेकेंड की वजह से जो तबाही मची उसकी वजह से बहुत सारे नेशंस पिछड़ गए थे अपनी डेवलपमेंट से। तो एक इंटरनेशनल मॉनेटरी और बीओपी क्राइसिस सिस्टम बनाया गया, जिसको आप जानते हैं आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। इस ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ इस मोटिव के लिए। ठीक है, उसके बाद रीडेवलपमेंट ऑफ डिवास्टेटिंग इकोनॉमीज ऑफ यूरोप। यूरोप बहुत डिवास्टेट हो गया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड की वजह से। और यूएस, जापान, जर्मनी और यूके और फ्रांस ने क्या किया, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, जैसे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। और इन्हीं 5 ऑर्गेनाइजेशंस को आप इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक कुछ नहीं है, ये 5 ऑर्गेनाइजेशन का एक सेटअप है जो क्या करती है, रीडेवलपमेंट की इनिशिएटिव्स चलाती है। और ये 5 ऑर्गेनाइजेशंस है वो। ठीक है, और तीसरा, रीस्ट्रक्चरिंग वर्ल्ड ट्रेड। वर्ल्ड ट्रेड के लिए भी
एक इनिशिएटिव लिया और यहीं पे बना इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये जो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये बिल्कुल फेल हो गया। जो इसको करना था वो नहीं कर पाया क्योंकि नेशंस का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो बना, इनको फिर बोला गया ब्रिटेन वुड ट्विंस, क्योंकि आईटीओ फेल हो गया तो ट्विंस रह गए। ठीक है, इसके बाद ट्रेड के रिगार्डिंग एक और इनिशिएटिव लिया गया जिसको बोला गया द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स ऑन ट्रेड, गैट। गैट का इनिशिएटिव लिया 1947 में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई क्योंकि आईटीओ फेल हो गया तो गैट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। और गैट के पास क्या थे, तीन बेसिक प्रिंसिपल्स थे। वो तीन प्रिंसिपल्स क्या थे, पहला था नॉन डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड डिस्टॉर्ट हो गया था, बहुत सारे टैरिफ्स लगे हुए थे, हाई टैरिफ्स, कोटाज, डंपिंग, एक्सपोर्ट सब्सिडीज, ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा, तो ट्रेड नहीं हो रहा था बिल्कुल भी इंटरनेशनली। तो गैट ने क्या कहा, पहला प्रिंसिपल दिया नॉन डिस्क्रिमिनेशन। नॉन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑफ द मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल। अब ये मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर एक गैट मेंबर जो इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है वो क्या करता है, स्पेशल ट्रेडिंग एडवांटेज देता है, यानी जहाँ पे टैरिफ्स कम हो, कोटाज नहीं हो, किसको, किसी एक स्पेशल कंट्री को, तो इसको यही जो स्पेशल ट्रेड एडवांटेज है सबको देना पड़ेगा जो गैट के मेंबर कंट्रीज़ है। और ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रिंसिपल अभी भी डब्ल्यूटीओ फॉलो करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो अभी इसके बाद आएगी। ठीक है, तो मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर एक कंट्री है वो एक नेशन को फेवर करती है, कैसे, कम टैरिफ्स लगा के, तो उसको यही कंसेप्ट सबको दे, यही प्रिविलेज सब कंट्रीज़ को देना पड़ेगा। सेकंड है एलिमिनेशन ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स, जैसे कि कोटाज। तो इन सब को एलिमिनेट कर देना चाहिए कि जो भी गैट का मेंबर है वो नॉन टैरिफ बैरियर्स का यूज़ नहीं करेगा, लेकिन एक्सेप्शन रखा गया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और वो नेशंस जो बीओपी क्राइसिस में है नॉन टैरिफ बैरियर्स का यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज टू, the GATT members will not use non-tariff barriers. And the last is consultation among nations in solving trade disputes within the GATT framework। कि जो GATT के members है, अगर कोई प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल डिस्प्यूट है ट्रेड के बारे में, तो कंसल्टेशन से उस चीज़ का हल ढूंढा जाएगा। उसके बाद ये काफ़ी टाइम तक चला और बहुत सारे राउंड्स हुए उसके गैट के, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट राउंड था दैट वाज यूरागे राउंड या यूरागे कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसमें क्या हुआ, 123 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया और ये 8th राउंड था गैट का। ठीक है, 8th मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन था गैट के अंडर, और ये बहुत ही एम्बिशियस राउंड आज तक हिस्ट्री, ट्रेडिंग हिस्ट्री, इंटरनेशनल ट्रेडिंग हिस्ट्री या मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशंस में रहा है। ये राउंड शुरू होता है सितंबर 1986 में और ये शेड्यूल होता है कि कंप्लीट हो जाना चाहिए दिसंबर 1990 तक, लेकिन दिसंबर 1990 में ये कंप्लीट नहीं होता है और इसकी वजह बनते हैं यूएस और यूरोपियन यूनियन, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स चल रहे थे ऑन रिड्यूसिंग एग्रीकल्चर सब्सिडीज़। तो इसकी वजह से जो यूरागे राउंड था ये 3 साल के लिए डिले हुआ और एग्रीमेंट फिर 3 साल के बाद साइन हुआ, यानी 1990 में साइन होना था लेकिन फिर वो 1994 में साइन हुआ और इसको एनफोर्स किया गया 1995 में। और आपने देखा होगा कि 1995 में ही डब्ल्यूटीओ बनता है जो इसी यूरागे राउंड का आउटकम होता है। ठीक है, अब इसका एम क्या था, इसका एम था एस्टैब्लिश रूल्स फॉर चेकिंग प्रोलिफरेशन ऑफ न्यू प्रोटेक्शनिज्म एंड ब्रिंग सर्विसेज, एग्रीकल्चर एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू नेगोशिएशंस।
जो कि गैट था, गैट में सर्विसेज, एग्रीकल्चर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात नहीं होती थी। तो 1995 में यूरागे राउंड के साथ क्या गया, कहा गया कि हमें इंक्लूड करना चाहिए सर्विसेज, एग्रीकल्चर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इन ट्रेडिंग नेगोशिएशंस में। मेजर प्रोविजंस जो इस अकॉर्ड के थे वो क्या थे? पहली चीज़ जो इसमें डिस्कस किया गया वो था अबाउट द टैरिफ्स। इसमें क्या हुआ, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है उन पे टैरिफ वर्ल्ड वाइड रिड्यूस किया गया फ्रॉम 4.7% टू 3%। ठीक है। और शेयर ऑफ 0% टैरिफ गुड्स, जिन पे टैरिफ कुछ भी नहीं है, उन कमोडिटीज़ का जो शेयर है वो इंक्रीज किया गया फ्रॉम 22% टू 45%। एंड टैरिफ्स को रिमूव किया गया वर्ल्ड वाइड ऑन फार्मास्यूटिकल्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट और पेपर प्रोडक्ट्स। ये टैरिफ्स के बारे में किया गया कि इन सब पे टैरिफ्स कोई कंट्री नहीं लगाएगी। सेकंड, कोटाज के बारे में डिस्कस किया गया कि नेशंस वेयर टू रिप्लेस कोटाज ऑन एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑन टेक्सटाइल्स। रिप्लेस करेंगे कोटाज। कोटाज इन दो चीज़ों पे नहीं लगेंगे, एग्रीकल्चर पे नहीं लगेगा, टेक्सटाइल्स पे नहीं लगेंगे। थर्ड, एंटी डंपिंग। डंपिंग के बारे में बताया गया कैसे, टफर एंड क्विकर एक्शन टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बाय यूज ऑफ एंटी डंपिंग लॉज। एंटी डंपिंग लॉज लाए गए लेकिन स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया, बैन नहीं लगाया गया, बैन नहीं था ये। फोर्थ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो कि अब तक इंक्लूड नहीं था इसमें। इसमें क्या एग्रीमेंट बनाया गया कि 20 ईयर प्रोटेक्शन मिलेगा अगर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कोई नई चीज़ मिलती है, अगर आपका उस पर ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, तो वो 20 साल तक आपका रहेगा। और 10 साल का पीरियड रखा गया पेटेंट प्रोटेक्शन इन फार्मास्यूटिकल्स फॉर डेवलपिंग कंट्री। अगर फार्मास्यूटिकल में कोई पेटेंट है तो आपको 10 साल के लिए मिलेगा अगर वो पेटेंट डेवलपिंग कंट्री से है। अगर वो डेवलपिंग कंट्री से नहीं है तो उस पर पेटेंट नहीं दिया जाएगा। ठीक है। एंड लास्ट जो इम्पोर्टेंट है, गैट को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। इस एग्रीमेंट ने रिप्लेस किया गैट को WTO में। गैट क्या था? ये अथॉरिटी थी इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, लेकिन WTO में क्या था? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो यहाँ पे मैंने बताया कि इसका एम क्या था, ब्रिंग सर्विसेज, एग्रीकल्चर एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अंडर नेगोशिएशन। इसका मतलब गैट में सिर्फ गुड्स की बात होती थी, लेकिन अब WTO में गुड्स की भी बात होने लगी, सर्विसेज, एग्रीकल्चर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन सब की बात होना शुरू हुई इसके बाद। अब एक लाइन है दैट इज द कोलैप्स ऑफ यूरागे राउंड हाउएवर वुड हैव बीन डिजास्ट्रस साइकोलॉजिकली एंड could have led to unrestrained proliferation of trade restriction and destructive trade wars। कहा जाता है कि अगर यूरागे राउंड कोलैप्स कर जाता, जो कि यूरोपियन यूनियन और USA के बीच में जो नेगोशिएशंस हो रहे थे, अगर वो ना होते तो ये बहुत डिज़ास्ट्रस होता पूरी दुनिया के लिए और शायद एक डिस्ट्रक्टिव ट्रेड वॉर्स का जन्म होता। लेकिन वो सब नहीं हुआ क्योंकि यूरागे राउंड एक सक्सेसफुल राउंड रहा। अब जो WTO बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो सेट ऑफ एग्रीमेंट्स थे, गैट में सिर्फ एक तो गैट को भी इंक्लूड किया गया, क्यों, यहाँ पे हम सिर्फ गुड्स की बात करते हैं। तो सेट ऑफ एग्रीमेंट्स बना, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ऑन टैरिफ, गैट के बारे में, जहाँ गुड्स की बात होने लगी। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज, गैट्स, सर्विसेज की बात होने लगी। और ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रिप्स, ये भी इंक्लूड किया गया। और एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, AOA भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन गया। गैट में सिर्फ ये था, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ये तीन चीज़ें ऐड कर दी गई। अब एग्रीकल्चर की बात बहुत होती है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सब्सिडीज़, बॉक्सेस। तो थोड़ा हम, क्योंकि गैट को हमने डिस्कस किया, गैट सर्विसेज देखी
और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में पेटेंट ट्रेडमार्क, वो भी हमने 20 साल और 10 साल का डिफरेंस देखा। अब बचता है ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ये चीज़ क्या है? अब ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ के बारे में है। एक नेशन जो अपने एग्रीकल्चर के लिए सब्सिडीज़ देती है, उसके बारे में ये एग्रीमेंट क्या कहता है। तो एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ को जो डब्ल्यूटीओ है वो दो चीज़ों में बांटता है, ट्रेड डिस्टॉर्टिव और नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिव। ऐसी एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ जो इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर सकती है, और ऐसी एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ जिसका ट्रेड डिस्टॉर्शन से कोई वास्ता नहीं। ट्रेड डिस्टॉर्शन एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ क्या है? जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है ऑन द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर क्रॉप। अगर आप कोई ऐसी सब्सिडी देते हैं एग्रीकल्चर में जो डायरेक्टली किसको, प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करती है ऑफ ए पर्टिकुलर क्रॉप, तो वो ट्रेड डिस्टॉर्टिव है। नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिव क्या है? विच कैन इम्पैक्ट ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी या एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स पे वो इम्पैक्ट लाती है, तो वो नॉन डिस्टॉर्टिव है। जैसे सब्सिडीज़ ऑन फर्टिलाइज़र्स, इंडिया में यूरिया पे बहुत सब्सिडी मिलती है, ट्रैक्टर्स पे मिलती है, तो ये डिस्टॉर्टिव नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिव एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली इंटरफेयर करते हैं एग्रीकल्चर में, तो वो ट्रेड डिस्टॉर्टिव एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ में आती है। इसको आसान करने के लिए बॉक्सिफिकेशन ऑफ सब्सिडीज़ किया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, और कुछ बॉक्सेस बनाए। ठीक है, वो बॉक्सेस क्या क्या है? पहला है ग्रीन बॉक्स। ग्रीन बॉक्स में क्या है? अनलिमिटेड सब्सिडीज़ आपको अलाउ कर दी गई है। किसके लिए? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। आप एग्रीकल्चर में रिसर्च करते हैं, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी आ गई, तो हाई यील्डिंग वैरायटी इम्पैक्ट तो करती है क्रॉप के प्रोटेक्शन को, लेकिन जबकि वो ग्रीन बॉक्स में है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से धीरे धीरे आई, तो इसमें अनलिमिटेड आप अलाउ कर सकते हैं एग्रीकल्चर सब्सिडीज़। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, अगर लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे आप चीज़ों को एग्रीकल्चर में सब्सिडीज़ दे रहे हैं, तो वो भी ग्रीन बॉक्स में आ जाता है। पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल क्या है? कि आपके पास क्रॉप्स आ चुके हैं लेकिन ख़राब हो रहे हैं पेस्ट की वजह से, तो मैन्युफैक्चरिंग में तो कोई डायरेक्टली आपने इंटरफियर किया नहीं, आप बस जो क्रॉप है उसको बचा रहे हैं, तो पेस्ट कंट्रोल भी ग्रीन बॉक्स में आ गया। और क्रॉप इंश्योरेंस, जो कि क्रॉप को बचाने के लिए कोई ऐसा इवेंट ना पेश आए जिसकी वजह से फार्मर को नुकसान हो, तो आप क्रॉप इंश्योरेंस भी दे सकते हैं, वो भी ग्रीन बॉक्स में आ जाता है। इन सब पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितनी सब्सिडीज़ देना चाहिए ग्रीन बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। दूसरा बॉक्स आता है एम्बर बॉक्स। ठीक है, एम्बर बॉक्स में क्लासिफिकेशन है वाइट बॉक्स एंड रेड बॉक्स। ठीक है, वाइट बॉक्स क्या है? इसमें रेस्ट्रिक्टेड सब्सिडीज़ है। कितनी रेस्ट्रिक्टेड सब्सिडीज़ है? अगर एक डेवलप्ड कंट्री है तो वो 5% ऑफ इट्स एग्रीकल्चर जीडीपी स्पेंड कर सकती है, और अगर डेवलपिंग कंट्री है तो 10% ऑफ एग्रीकल्चरल जीडीपी, मतलब प्राइमरी सेक्टर में जितना आपकी जी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका 5% यूज़ करेगा डेवलप्ड कंट्री वाइट बॉक्स में, और 10% एक डेवलपिंग कंट्री में। और अगर आप इसके अगेंस्ट जाते हैं तो आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है रेड बॉक्स में, जहाँ पे आप पे सैंक्शंस लगती है। अगर आपने इन दोनों, अगर एक डेवलप्ड कंट्री 5% से ज़्यादा सब्सिडी दे देती है, तो वो रेड बॉक्स में चली जाती है जहाँ पे सैंक्शंस उस पर लगते हैं। और अगर एक डेवलपिंग कंट्री 10% से ज़्यादा यूज़ करती है, तब भी वो रेड बॉक्स में चली जाती है। इसके बाद आती है इसके बाद आता है ब्लू बॉक्स, जिसमें अनलिमिटेड सब्सिडी है लेकिन लिमिटेड प्रोडक्शन ऑफ लैंड। एक लिमिटेड, आप अगर देखिए, जैसे कि हम यूके की बात करें, एक बहुत छोटी कंट्री है और लिमिटेड प्रोडक्शन ऑफ लैंड है, लिमिटेड लैंड है और वहीं से लिमिटेड प्रोडक्शन है। तो अगर ऐसा सिनेरियो है तो तब भी आप अनलिमिटेड सब्सिडी दे सकते हैं अंडर ब्लू बॉक्स। तो ये खेल है एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ का, जिस पे क्या हुआ था, अगर आप यहाँ पे देखिए, जिसकी वजह से यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच में डिसएग्रीमेंट्स हुए थे।
तो उसके लिए ये सोल्यूशन निकाला गया तब। इस वाइट बॉक्स जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसी को कहा जाता है डी मिनिमस क्लॉज ऑफ WTO। कभी कभी डायरेक्टली पूछ भी लेते हैं कुछ एग्जाम्स, व्हाट इज़ द डी मिनिमस क्लॉज। तो वाइट बॉक्स है वो डी मिनिमस क्लॉज, जिसमें क्या है, मिनिमम allowable amount of domestic agricultural subsidies that countries can provide without violating trade rules। ट्रेड रूल्स को वायलेट करने के बगैर एक मिनिमम अलोवेबल अमाउंट जो डोमेस्टिक एग्रीकल्चर को एज ए सब्सिडी देते हैं गवर्नमेंट्स या कंट्रीज, और उससे कोई भी आप पे सेंक्शन नहीं लगता है, दैट इज़ द डी मिनिमस क्लॉज। और ये एक कहानी है इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशंस की, जो शुरू हुई थी ग्रेट डिप्रेशन से, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में ITO का फेल होना, उसके बाद गैट का आना, गैट के 3 प्रिंसिपल्स जो मोस्ट फेवर्ड नेशन आज तक हम यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद यूरागिक राउंड होना, टैरिफ्स को कम करना, कोटास के बारे में बात होना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में, और एट द एंड हम देखते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास 1995 में आती है, और एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर कैसे बना यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। तो ये था यहाँ तक। अब जो लास्ट टॉपिक हमारा बचता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, वो है इंडिया की ट्रेड स्ट्रेटजी क्या रही है डिफरेंट फेजेस में, अगर हम वो समझने की कोशिश करें। तो जो इंडिया की ट्रेड स्ट्रेटजी रहती है, अगर आप इंडिया को, तो इंडिया की ट्रेड स्ट्रेटजी 1947 से हम देखते हैं, क्योंकि तभी हमें इंडिपेंडेंस मिली। तो फेज़ वन हमारा चलता है 1947 से 1991 तक, सेकंड फेज़ हमारा चलता है 1991 से 2009 तक, और थर्ड फेज़ हमारा चलता है 2009 से अब तक, प्रेजेंट तक। तो जो पहला फेज़ था दैट वाज प्रोटेक्शनिज्म एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, फेज सेकेंड था लिबरलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, एंड थर्ड इज स्ट्रेटेजिक ट्रेड डील्स एंड इंटीग्रेशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हमने देख लिया है, एक्सपोर्ट प्रमोशन भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। यहाँ पे हम स्पेसिफिक इंडिया के बारे में बात करते हैं। जब हम फेज़ वन की बात करते हैं, तो हमारा जो फोकस था दैट वाज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्यों इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन है? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडस्ट्रीज़ को कभी ग्रो होने नहीं दिया। ग्रो होने क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो हमें यूज़ करते थे रॉ मटेरियल के लिए। रॉ मटेरियल ले जाते थे UK, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते थे, फिर वापस हमें वो बेच देते थे। तो हमारी इंडस्ट्रीज़ कभी फ्लोरिश नहीं कर पाई, जिसकी वजह से हमारे पहले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जाते हैं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज़ अभी बहुत छोटी है जो उस लेवल के कंपटीशन को फेस नहीं कर सकती, और हमें अचीव करना है सेल्फ रिलायंस, सॉवरेनिटी एंड इन्फेंट इंडस्ट्री को हमें ग्रो करना है। सॉवरेनिटी का कंसेप्ट क्यों आया यहाँ पे? सॉवरेनिटी का कंसेप्ट इसलिए आया क्योंकि पहले जब कॉलोनियलिज्म स्टार्ट हुआ, वो एक कंपनी ने किया था जिसको आप ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। एक कंपनी ने हमें गुलाम बनाया 200 सालों तक। तो फिर से कोई कंपनी ना आए और हम पे रूल करे, इसीलिए यहाँ पे सोवरेनिटी बोला गया कि हमें सोवरेनिटी इन एवरी स्फेयर ऑफ इंडिया के चाहिए, कि हमें सोवरेनिटी हमेशा ध्यान में रखनी है। फिर से कोई ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ना आए जो हम पे रूल कर ले। हाई प्रोटेक्शनिज्म का इस्तेमाल किया गया, हाई टैरिफ्स, कोटाज इंटरनेशनली, और लाइसेंसिंग राज का इस्तेमाल किया गया डोमेस्टिकली इंडिया के अंदर। लाइसेंसिंग राज क्या था? लाइसेंस राज में था कि आप कोई भी इंडस्ट्री विदाउट प्रायर रिकमेंडेशन या लाइसेंस लिए बगैर आप उसको कहीं भी एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। ये 1991 तक चला। फिर हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हुई, 1991 में कोलैप्स हुआ इंडियन इकॉनमी का, और फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह एज प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं, और वो LPG रिफॉर्म्स लाते हैं, और उसी के हिसाब से हमारा सेकंड फेज शुरू होता है, दैट इज़ लिबरलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, जो 1991 से 2009 तक चलता है।
एलपीजी रिफॉर्म मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म्स से हमने एक्सपोर्ट, प्रमोशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन को चुना, क्योंकि इस फेज़ में इंडियन इकॉनमी क्लोज थी। कोई भी बाहर से यहाँ फर्म फैक्ट्री नहीं लगा सकता था। लेकिन यहाँ पे अंडर ग्लोबलाइजेशन हमने इकॉनमी को ओपन किया और एक्सपोर्ट, प्रमोशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन को शुरू किया। हमने टैरिफ्स को बहुत कम रिड्यूस किया और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हमने एस्टेब्लिश करना शुरू किया इन द सेकेंड फेज ऑफ आवर ट्रेड स्ट्रेटेजी। अब जो थर्ड फेज है, दैट इज़ फ्रॉम 2009 टू प्रेजेंट, उसमें क्या है, हम फोकस करते हैं ऑन ट्रेड एग्रीमेंट्स। कैसे? जिसमें हम फ्री ट्रेड कर सके और बहुत कम बैरियर्स पे कर सके। ऐसे क्या, ऐसे कौन से डील्स, स्ट्रेटेजिक डील्स है हमारी? सार्क आपने सुना होगा, ब्रिक्स बहुत खबरों में रहता है, G20 बहुत खबरों में रहता है। ऐसे ऐसे सार्क के हम मेंबर हैं, ब्रिक्स के हम फाउंडिंग मेंबर हैं, G20 में भी हम मेंबर हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है? G20 क्या है? G20 एक प्लेटफॉर्म है which brings together world's major developed and emerging economies to discuss global financial stability and trade policies। इसके मेंबर, इंडिया एक मेंबर है। ब्रिक्स, ब्रिक्स का मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। और धीरे सऊदी अरेबिया भी इसमें आना चाहता है। ईरान का भी कभी न्यूज़पेपर में आता है, वो ब्रिक्स में आना चाहता है। ब्रिक्स क्या है? ये कोएलिशन है टू फोस्टर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड एंड डेवलपमेंट अमंग इमर्जिंग मार्केट्स। इन रियलिटी ब्रिक्स एक अगेंस्ट है डॉलराइजेशन के, क्योंकि डॉलराइजेशन को टैकल करने के लिए ब्रिक्स बना। एक डिस्पोटिज्म जो यूएसए दिखाता है पूरी दुनिया पे, उसके लिए कंट्रीज़ एक साथ आई और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई ब्रिक्स, जो क्या करता है, इमर्जिंग मार्केट्स में उनको फोस्टर, इकोनॉमिक कोऑपरेशन उनके बीच में लाता है। उसके बाद आता है सार्क। सार्क का मतलब है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशिया की, ठीक है, जो क्या करती है, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रीजनल इंटीग्रेशन। ये क्या करते हैं, फ्री ट्रेड आपस में करते हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग एक दूसरे को देते हैं। तो इसके तरीके से इंडिया स्ट्रेटेजिकली मूव करता है, हर एक अलग अलग कंट्री के साथ अलग अलग तरीके से डील करता है। रिसेंट जो स्ट्रेटेजिक डील्स है, आपने सुना होगा इंडियन यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA रिसेंटली डिस्कस हुआ है बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। इसमें क्या है, यूरोपियन यूनियन एलिमिनेट करेगा टैरिफ्स ऑन ओवर 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स। इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है यूरोपियन यूनियन को, 99% ऑफ आइटम्स पे टैरिफ्स ख़त्म कर दिए जाएंगे और इंडिया विल लिबरलाइज मोर देन 96% ऑफ इट्स टैरिफ लाइंस फॉर यूरोपियन गुड्स, और 96% यही से इंडिया भी टैरिफ्स कम कर देगा। और इंडिया US ट्रेड डील भी अभी एक्सपेक्टेड सून है, अभी कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं, सिर्फ सुना आफ्टर टैरिफ वॉर जो इंडिया और USA के बीच में चली, उसके बाद ट्रेड डील हम बहुत जल्दी सुन लेंगे। तो ये स्ट्रैटेजिकली मूव इंडिया अब करता है, हर एक कंट्री के साथ अपने हिसाब से एक एग्रीमेंट बनाता है और इस हिसाब से चलता है। और इसके साथ हमारा पेपर जो है मेजरली ख़त्म होता है, जो मेजर एरियाज़ है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के। और अगर आप रिसोर्सेज ढूंढना चाहते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए, तो मेरी फेवरेट बुक इसके लिए है डोमिनिक सेल्वाटोर, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। फ्रीली अवेलेबल है, इंडियन एडिशन भी है, इंटरनेशनल एडिशन भी है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा। डोमिनिक सेल्वाटोर बहुत अच्छी किताब है इसके लिए। एंड सेकंड, क्रुगमैन की एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड पॉलिसी भी बहुत अच्छी किताब है, जो आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। फर्दर वही बुक लीजिए जो आपको समझ आती है, जहाँ से आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं, वो बुक आपके लिए बेटर है।
ठीक है। सो टेक केयर। Till then, we will pick up another paper of economics to discuss. Till then, take care. Bye bye.